हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम अगेन टू स्टडी विथ मयंक। माई सेल्फ शांति। फ्रेंड्स, कई लोगों को डाउट है कि एनसीईआरटी के बुक से क्वेश्चन आते हैं या नहीं। तो मैं यहाँ पे क्लियर कर देना चाहती हूँ कि आप लास्ट ईयर के जो भी एग्जाम्स हुए हैं उनका एनालिसिस करके देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और कई क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट उठा लिए जाते हैं। ओके, सो फ्रेंड्स, कोई भी डाउट अपने मन में मत रखिए। ओके, तो चलिए आज की क्लासेस शुरू करते हैं। मैं बताना चाहती हूँ कि आप लोगों को इन एनसीईआरटी की जो क्लासेस चल रही हैं उससे डेफिनेटली फायदा होगा आपको। ठीक है, चलिए आज शुरू करते हैं अपना क्लास। हमारा नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर 4। हमने फर्स्ट चैप्टर में अनेक प्रकार के खाद्य पदार्थों के बारे में जाना कि कौन कौन से खाद्य पदार्थ होते हैं, अलग अलग राज्यों में कौन कौन से खाद्य पदार्थ खाए जाते हैं। और उसके बाद थर्ड चैप्टर में हमने सेकेंड चैप्टर में देखा कि कौन कौन से पोषक पदार्थ होते हैं हमारे भोजन में। थर्ड चैप्टर में देखा कि इंडिया में या फिर हमारे आसपास के लोग कौन से वस्त्र पहनते हैं, किससे बने हुए वस्त्र पहनते हैं, उसके बारे में जाना है ना। तो हमारा आज फोर्थ चैप्टर है, इसमें हम वस्तुओं के समूह बनाना, ये इस चैप्टर का नाम है वस्तुओं के समूह बनाना। तो हम यहाँ पे अपने आसपास जो भी वस्तुएं पाई जाती हैं उसके बारे में जानेंगे और उनके समूह बनाएंगे, उनको अलग अलग समूहों में रखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, हमें पदार्थों को अलग अलग समूहों में रखने की आवश्यकता क्यों पड़ती है पता है आपको? डेफिनेटली अपनी सुविधा के लिए, है ना। घर में सामान या वस्तुओं का भंडारण सामान्यतः इस प्रकार करते हैं कि एक जैसी वस्तुएं एक साथ रखी हो और दूसरे तरह की वस्तु एक साथ, है ना, और इन सबको हम व्यवस्थित अपने सुविधा के हिसाब से व्यवस्थित रखते हैं, है ना, ताकि उसको आसानी से पता लगा सके कि कौन से सामान कहाँ पे रखा हुआ है। जैसे कि किचन का सामान, बाथरूम का सामान, है ना, जैसे कि खाने की चीजें हैं उनको हम किचन में रखते हैं और जो भी बाथरूम की चीजें उनको बाथरूम में रखते हैं, है ना। तो इसी तरह से हम आज ये देखेंगे कि हर स्थान पर, मतलब हर जगह इसी प्रकार की विविधता वाली अनेक वस्तुएं होती हैं, है ना। हमारे चारों ओर जैसे कुर्सी है, कार हो गया, साइकिल है, खाना पकाने के बर्तन हैं, पुस्तक है, वस्त्र मतलब कपड़े या खिलौने जो हैं, जल, पत्थर, मिट्टी जो हम अपने आसपास देखते हैं, इन सब में इनके गुण भी अलग अलग होते हैं, है ना। तो आज हम इसी के आधार पर, मतलब इनके जो अलग अलग गुण हैं उनके आधार पर लेसन जो है अपना फोर्थ चैप्टर उसको पढ़ेंगे, है ना, और वस्तुओं के बारे में जानेंगे कि कौन कौन सी वस्तुएं हैं, किस प्रकार के पदार्थों से बनी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्या है 4.1, क्योंकि हमारा फोर्थ चैप्टर चल रहा है इसलिए मैंने यहाँ पे 4.1 डाला है। ठीक है, और ये आपके बुक के अकॉर्डिंग ही मैंने पॉइंट डाले हैं सारे, मैंने बाहर से कुछ इसमें इंक्लूड नहीं किया है। भले ही मैं बताऊंगी आपको बाहर से थोड़ी बहुत जानकारियां। हमारे चारों ओर की वस्तुएं, अब हम अपने चारों ओर की वस्तुओं के बारे में जानेंगे। जैसा कि मैंने ऊपर में बताया आपको कि हमारे चारों ओर अनेक प्रकार की वस्तुएं पाई जाती हैं, कुछ पत्थर के बने, तो कुछ मिट्टी के बने, तो कुछ लकड़ी के बने हुए, है ना, और कुछ कपड़े के बने हुए, कुछ कागज के बने हुए। तो इस तरह हम देखेंगे कि हमारे चारों ओर, ये जो मैं पढ़ के बता रही हूँ आपको, हमारे चारों ओर की वस्तुएं एक अथवा एक से अधिक पदार्थों से बनी होती है। कहने का वही मतलब है कि अलग अलग पदार्थों से चीजें बनी हुई हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे लकड़ी से क्या क्या चीजें बनती हैं, कुर्सी, मेज, हल, बैलगाड़ी, ये आपके बुक में दिया हुआ है। ठीक है, इसी तरह से तो लकड़ी से बहुत सारी चीजें बनी हुई होती हैं। घर में सोफे वगैरह लकड़ी से बनते हैं, घर के दरवाजे, चौखट जो होते हैं वो सब लकड़ी से बने हुए होते हैं। आजकल तो लकड़ी के बहुत सारे मतलब घर के सजावटी सामान भी बने होते हैं। आपके घर में भी होगा बहुत सारा लकड़ी का शो पीस, है ना। और दूसरा है कागज की वस्तु, तो पुस्तकें, नोटबुक, समाचार पत्र, ये सब क्या है, कागज से बनी हुई चीजें हैं। कागज से भी कई प्रकार की शो पीसें बनी होती हैं, है ना। तो जो भी कागज से बनी हुई होती है उनको उन वस्तुओं को इस समूह में रखेंगे। ठीक है,
लकड़ियों से बनी हुई वस्तुओं को इस समूह में रखेंगे। अब आगे देखते हैं चमड़ा। चमड़े से क्या बनता है? बैग बने होते हैं, बेल्ट है, और कई प्रकार के कपड़े भी हैं। आजकल जो फैशनेबल कपड़े हैं वो चमड़े से भी बने होते हैं। वैसे हमें पता नहीं चलता देखने में कि उनको इतना पॉलिश कर दिया जाता है, इतना अच्छा चमका के बनाया जाता है। बड़ी बड़ी कंपनियों में ऐसे मटेरियल लगा देते हैं उनमें कि हमें पता ही नहीं चलता कि वो चमड़े का बना हुआ है ना। एक एग्जांपल देती हूँ आपको, जैसे मगरमच्छ के चमड़े से क्या पर्स बनता है ना। बड़े बड़े घर के लोग जो हैं रखते हैं शौक इस तरह की चीज़ें रखने का, जो कि गैर कानूनी है ना। हमें मासूम जीव जंतुओं को इस तरह से मतलब अपने स्वार्थ के लिए यूज नहीं करना चाहिए, है ना। अब अगला है प्लास्टिक। प्लास्टिक से कौन कौन सी चीज़ें बनती हैं? जैसे कि बाल्टियां हैं, खिलौने हो गए। खिलौने, दुनिया भर के खिलौने प्लास्टिक से ही बने होते हैं। आजकल हम अपने घर में मैक्सिमम जो चीज़ें यूज़ करते हैं वो ज़्यादातर प्लास्टिक से ही बने होते हैं ना। जैसे कि ये पेन देख रहे हो आप, ये भी प्लास्टिक का ही बना हुआ है ना। तो प्लास्टिक से बहुत सारे चीज़ें, जैसे पाइप वगैरह हैं, घर में जो पानी का पाइप है वो भी प्लास्टिक का ही होता है। किचन के बहुत सारे सामान, बर्तन, प्लेट वगैरह प्लास्टिक के बने होते हैं, फाइबर के बने होते हैं, है ना। अब देखते हैं अगला क्या है, रुई। रुई से कौन कौन से पदार्थ बने होते हैं? कपड़े। जैसे कि कपड़ा रुई से बनता है। और हमने लास्ट चैप्टर में, 3rd चैप्टर में देखा था कि वस्त्र किस प्रकार बनाए जाते हैं रुई से, कपास से। मतलब कपास से रेशे किस तरह से बनते हैं हमने जाना था, ठीक है। तो यहाँ पे अलग अलग समूह हमने बनाया, लकड़ी के सामान, कागज, चमड़ा, प्लास्टिक और रुई। इन सब से बनी चीज़ों का हमने अलग अलग समूह बनाया, ठीक है। तो आगे देखते हैं कि इन पदार्थों के गुण, आपका ये एडजस्ट करती हूँ। अगला है 4.2 पदार्थों के गुण। अब यहाँ पर हम पहले तो पदार्थों के बारे में जाना हमने कि कौन कौन से पदार्थ हैं, कौन कौन से चीजें जो बनी हुई हैं पदार्थों से, उनके बारे में जाना। अब हम उनके गुण के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो पदार्थ, प्रत्येक पदार्थ गुण में एक दूसरे से भिन्न होते हैं। मतलब कोई भी पदार्थ है, जैसे कि प्लास्टिक है, प्लास्टिक का गुण अलग होगा, लोहे का गुण अलग होगा। लोहे से भी तो बने होते हैं ना पदार्थ। जैसे कि लोहे से क्या बनी होती है, जैसे मोटरसाइकिल वगैरह हैं, कार वगैरह, ये सब लोहे से ही ज्यादा बनी होती हैं, है ना। और घर की बहुत सारी चीजें, जैसे लोहे की बाल्टियां होती हैं, प्लास्टिक के बाल्टी होते हैं, है ना। तो ये सब के अलग अलग गुण हैं। उसी तरह लकड़ी के भी अलग गुण हैं अपने, है ना। अब हम इन पदार्थों को उनके गुण के हिसाब से देखेंगे कि उनमें कौन कौन से गुण पाए जाते हैं, ठीक। तो यहाँ पे पहला है हमारा दिखावट, मतलब वो बाहर से देखने में कैसा लगता है। तो इसका जो बाहरी गुण है, जो देखने में हमको पता चल जाता है, उसके हिसाब से पहले इसको डिफाइन करेंगे। चलो देखते हैं। प्रत्येक पदार्थ एक दूसरे से अलग दिखाई देता है, जैसे कि लोहा, तांबा, एल्यूमिनियम, लकड़ी। मैंने बताया कि लोहा है वो लकड़ी से भिन्न होता है ना। लकड़ी थोड़ी मुलायम होती है, लोहा बिल्कुल हार्ड होता है, कड़ा होता है। तांबा बिल्कुल लोहे से भी अलग दिखता है तांबा, और तांबे से अलग एल्यूमिनियम दिखता है ना। हम इन चीज़ों को देखेंगे तो दूर से पहचान जाएंगे कि ये चीज़ लोहे से बना है, ये चीज़ तांबे से बना है, और ये एल्यूमिनियम से बना है। जैसे कि घर में क्या है, कुकर देखा है आपने, वो एल्यूमिनियम से बना होता है, उसकी चमक अलग ही होती है। तांबे से बना कोई चीज़ देखा है आपने, जैसे तांबे के जग वगैरह आते हैं आजकल, जिससे पानी पीते हैं, है ना। और तांबे से बिजली के तार बने होते हैं, जो उसका अंदर का होता है वो तांबे से बना होता है ना, क्योंकि ये विद्युत का सुचालक होता है, आपको पता ही है। लोहे से क्या बनी होती है, मैंने बताया कि लोहे से भी घर के बहुत सारी चीजें, जैसे कि बाल्टी, लोहे की बाल्टी देखे हो आप लोग, है ना। तो इनमें क्या होता है, ये बाहर से देखने में ही पता चल जाता है कि ये कौन सा पदार्थ है। अब आप लकड़ी की चीजों को नहीं पहचान पाओगे कि ये लकड़ी से बना है। जैसे कि आपको सोफा दिखाए, लकड़ी का सोफा दिखाए और एक लोहे का सोफा दिखाए हैं, तो आप पहचान लोगे ना कि कौन सा लकड़ी का है और कौन सा लोहा का है, ठीक है। तो इस प्रकार देखने में अलग अलग होते हैं। यहाँ पे मैंने एक चित्र बनाया है, ये एक लोहे की पाइप है जिसके ऊपर जंग लगी हुई है। तो ये जंग लग गई है तो ये धूसर कलर का दिख रहा है, बिल्कुल भूरे भूरे कलर का दिख रहा है। अब इसको काट के देखेंगे, यहाँ से हमने इसको काट दिया, तो ये आप देख रहे हो, यहाँ पे आप देख रहे हो
ये यहाँ पे जो ये अंदर का साइड का भाग है ये अलग ही दिख रहा है, इसमें अलग चमक है। तो हम जो लोहे की चीज होती हैं उनको काटेंगे तो उसमें एक अलग प्रकार की चमक दिखाई देती है, मतलब उसमें एक द्युति होती है। यहाँ पे लिखा है मैंने, धातुओं के टुकड़े को उनकी द्युति देखने के लिए काटना। द्युति मतलब चमक, ठीक है। आगे इसके बारे में और डिटेल से जानते हैं। द्युति मतलब क्या होता है, चमक। अब यहाँ पे है धातु, हम धातु के बारे में जानेंगे कि धातु क्या होता है। तो पदार्थ जिनमें द्युति होती है वे प्रायः धातु होते हैं, मतलब जिनमें चमक होती है उन्हें क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। फ्रेंड्स, हम आगे के लेसन्स मतलब जैसे क्लास आगे आपकी बढ़ती जाएगी, जैसे 7th 8th है, 9th, मेरे ख्याल से 9th में है आपके धातु और अधातु के बारे में बताया गया है डिटेल से। तो हम उस क्लास में इसके बारे में डिटेल में जानेंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको इतना ही जानना काफी है कि धातु क्या होता है, ठीक है। तो धातुओं में अपनी चमक होती है ना, जैसे कि लोहा, तांबा, एल्यूमिनियम, सोना। सोना चांदी को देखें आप, वो अलग से चमकते हुए होते हैं, है ना, आदि। और कुछ पदार्थ, यहाँ पे मैंने कुछ गलत लिख दिए हैं, कुछ पदार्थ वायु तथा नमी के कारण अपनी द्युति खो देते हैं। मतलब जैसे लोहे को हम ऐसे ही खुला छोड़ देते हैं, उसके ऊपर पालिश नहीं लगी होती, या तांबे को ही खुला छोड़ दिया तो तांबा क्या है, उसके ऊपर ग्रीन ग्रीन कलर का मतलब हरे कलर की एक परत जम जाती है ना, तो उसकी द्युति मतलब उसकी चमक खो जाती है। वैसे ही लोहे के ऊपर जंग लगता है तो वो बिल्कुल भूरे कलर का दिखाई देने लगता है ना। और कभी कभी आपने देखा है चांदी के आभूषण मतलब उसके जो गहने हैं वो बिल्कुल काले पड़ जाते हैं, है ना। तो अगर इन पदार्थों को खुला छोड़ दिया जाए तो वायु तथा नमी के कारण अपनी द्युति खो देते हैं, मतलब अपनी चमक खो देते हैं, है ना। अगर इनको रेगमाल से मतलब एक रेगमाल करके एक मतलब चीज है जिससे इनको रगड़ेंगे तो इनकी चमक वापस दिखाई देने लगती है। या फिर इसको काट के देखेंगे या घिसेंगे, ऐसे घिस के देखेंगे तो इसकी चमक हमें दिखाई देने लगती है, ठीक है। तो वे पदार्थ जिनमें चमक होती है वे धातु कहलाते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, कठोरता। अब हम पदार्थों को कठोरता के आधार पर पहचानेंगे, ठीक है। तो वे पदार्थ जिन्हें आसानी से संपीड़ित किया अथवा खरोचा जा सकता है वे कोमल पदार्थ कहलाते हैं। मतलब कहने का क्या तात्पर्य है कि वे पदार्थ जिनको आसानी से दबाया जा सकता है या तोड़ा मोड़ा जा सकता है वे कोमल पदार्थ होते हैं, है ना। और जिन्हें संपीड़ित करना कठिन होता है वे कठोर पदार्थ कहलाते हैं। जैसे कि लोहे को आप मोड़ सकते हो या दबा सकते हो, नहीं ना। तो ये क्या है, लोहा एक कठोर पदार्थ है। और उसी प्रकार कोमल, रुई क्या है, एक कोमल है पदार्थ है। स्पंज क्या है, कोमल पदार्थ है, इसको हम अपने हाथ में लेके तोड़ मोड़ सकते हैं। और लकड़ी क्या है, कठोर पदार्थ है, लकड़ी को आप मोड़ सकते हो, भले ज्यादा बल लगा के ज्यादा जोर से उसको जोर लगा के तोड़ सकते हो पर उसको मरोड़ नहीं सकते, है ना। उसको जिस प्रकार से ये रुई या स्पंज को मोड़ सकते हो उस प्रकार से लकड़ी को नहीं मोड़ सकते आप, ठीक है। तो हमने यहाँ पे कठोरता के आधार पर वस्तुओं के बारे में जाना। अब हम आगे देखेंगे, तीसरा पॉइंट है विलेय। तो विलेय क्या होता है देखते हैं। वे पदार्थ जो जल में पूर्णतः घुल जाते हैं उन्हें विलेय कहते हैं। इसका मतलब है कि हम पानी लेते हैं, उसमें मान लो नमक या चीनी डालते हैं और उसको हिलाते हैं तो देखेंगे कि वो नमक या चीनी जो है पानी में घुल जाता है, दिखाई नहीं देता, है ना। तो ऐसे पदार्थ को क्या कहते हैं, विलेय पदार्थ कहते हैं। और जल क्या हुआ, जल विलायक हुआ, ठीक है। जल में घोल रहे हैं उसको, नमक को, तो जल क्या हुआ, विलायक हुआ। और चीनी क्या है, वो विलेय कहलाता है, ठीक है, चीनी या नमक। तो ये उसके उदाहरण हुए, चीनी, नमक और चाक का पाउडर, ठीक है। तो विलेय पदार्थ आपको समझ में आया। आगे देखिए, चौथा पॉइंट है अविलेय। जो जल में नहीं घुलते अविलेय पदार्थ कहलाते हैं, ठीक है। तो मान लो हम पानी लिए, एक कांच की गिलास में पानी लिए, उसमें थोड़ा सा रेत डाल दिए। अब हम उसको एक चम्मच की सहायता से हिलाएंगे और थोड़ी देर बाद देखेंगे कि रेत जो है वो नीचे तली में बैठ जाता है गिलास के, है ना।
वो जल में घुलता नहीं है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि रेत जो है अविलेय पदार्थ है। ठीक है, इसके और उदाहरण है लकड़ी का बुरादा। मान लो हम लकड़ी के बुरादे को भी पानी में घोलेंगे तो वो नहीं घुल पाएगा। ठीक है, समझ में आया आपको कि विलेय और अविलेय क्या होते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। यहाँ पे मैंने एक डायग्राम बनाया है। यहाँ पे हम दो बीकर लेंगे और दोनों बीकर में मतलब समान मात्रा में जल लेंगे। ठीक है, और एक बीकर में हम चीनी डालेंगे और दूसरे में रेत डालेंगे और दोनों को कांच की छड़ से हिलाएंगे। दोनों को हिलाते हैं तो चीनी क्या होता है, पानी में घुल जाता है, पर ये जो रेत है ये पानी में नहीं घुलता। तो ये जो चीनी क्या हुआ, विलेय पदार्थ हुआ और रेत अविलेय पदार्थ हुआ। ठीक है फ्रेंड्स, ये तो हुई ठोस पदार्थों की बात। ठीक है, चीनी भी ठोस पदार्थ है और रेत भी एक ठोस पदार्थ है। अब हम आगे देखेंगे, कुछ द्रव जल में भली भांति मिश्रित हो जाते हैं जबकि कुछ नहीं होते। इसका क्या मतलब है, चलिए आगे देखते हैं। मान लो हम दो बीकर फिर से लेते हैं, दोनों को जल से भर देते हैं। एक में क्या है, सिरका डालते हैं। ठीक है, और दूसरे में सरसों का तेल डालते हैं और दोनों को कांच की छड़ से हिलाते हैं। तो हम देखेंगे कि सिरका जो है पानी में घुल जाएगा। ठीक है, और सरसों का तेल थोड़ी देर बाद देखने में पहले तो ऐसे लगेगा कि दोनों मिल चुके हैं, और थोड़ी देर अगर उसको ऐसे ही रहने दिया जाए तो हम देखेंगे कि जो सरसों का तेल है, ये जो पीला पीला दिख रहा है, ये सरसों का तेल है जो ऊपर में इस तरह से अलग दिखाई देने लगता है। दोनों की अलग अलग परतें बन जाती हैं। जल जो है नीचे आ जाएगा और सरसों का तेल ऊपर रह जाता है। तो ये क्या हुआ, ये सरसों जो है वो अविलेय कहलाएगा और सिरका जो है विलेय कहलाएगा। ठीक है, हम यहाँ पे उदाहरण देखते हैं। सिरका नींबू का रस जल में विलेय है, जबकि सरसों का तेल या फिर यहाँ पे नारियल का तेल ले सकते हैं या फिर मिट्टी का तेल लेंगे तो हम देखते हैं ये भी द्रव है और जल भी द्रव है ना। जल भी द्रव रूप में लिक्विड फॉर्म में होता है और सरसों का तेल भी जो है वो लिक्विड फॉर्म में ही होता है। और जब इसको मिलाते हैं तो ये दोनों आपस में नहीं मिलते, जबकि सिरका जो है वो मिल जाता है। या फिर हम सिरके की जगह में अगर शहद भी लेते हैं, शहद मिलाएंगे जल में तो वो भी घुल जाएगा इसमें। ठीक है, तो इस तरह देखते हैं कि कुछ द्रव जो है जल में घुल जाते हैं और कुछ नहीं घुलते। ठीक है, आगे बढ़े। अब हमने ठोस को भी देख लिया, द्रव को भी देख लिया। अब यहाँ पे गैस को देखते हैं। कुछ गैसें जल में विलेय हैं जबकि अन्य नहीं। मतलब जैसे कि कुछ गैसें जो हैं जल में घुल जाते हैं, मतलब जल में घुलनशील होते हैं, जबकि कुछ गैसें जल में नहीं घुलते। तो उदाहरण देखते हैं। ऑक्सीजन जल में विलेय है। फ्रेंड्स, आपने देखा है कि जल में जो रहने वाले जीव हैं वो जल में ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं। जैसे हम वायु में ऑक्सीजन जो घुली हुई होती है उसको ग्रहण करते हैं, जबकि जल में रहने वाले जीव जल से ही ऑक्सीजन लेते हैं। जल क्या है, जल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिश्रण है। इसमें H2O से डिनोट करते हैं। तो इसमें हाइड्रोजन का एक अणु और ऑक्सीजन के दो अणु मिले होते हैं और दोनों मिलके क्या बनाते हैं, जल बनाते हैं। और ऑक्सीजन जो है जल में घुलित अवस्था में होती है, जिसे जलीय प्राणी ग्रहण करते हैं। ठीक है, और इसी से वह श्वसन करते हैं। श्वसन की क्रिया उनको वहीं से होती है, ऑक्सीजन से ही होती है। ठीक है, तो आपको समझ में आया विलेय और अविलेय क्या है। हमने ठोस, द्रव और गैस तीनों की विलेयता के बारे में जाना। अब हमारा पांचवा पॉइंट है, वस्तुएं जल में तैर अथवा डूब सकती हैं। यहाँ पे हम उन वस्तुओं के बारे में जानेंगे जो जल में या तो तैरती रहती है या डूब जाती है। ठीक है, तो कुछ अविलेय ठोस जल से पृथक हो जाते हैं तथा सतह पर तैरते रहते हैं, जबकि कुछ ठोस तली में बैठ जाते हैं या डूब जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम ठोस पदार्थों के बारे में जानेंगे। अविलेय ठोस, जैसे कि उदाहरण सूखे पत्ते। तो इसका भी आगे देखते हैं हम डिटेल में। यहाँ पे मैंने एक बीकर लिया, उसमें एक लकड़ी का टुकड़ा डाला, एक पत्ता डाला और एक ये बॉल है, छोटी सी बॉल।
तो हम देखते हैं कि ये जो बॉल है वो जल की सतह पर तैरते रहता है, पत्ती भी जल की सतह पर तैरती है, लकड़ी भी तैरता है। तो ये क्या हुए, तैरने वाले वस्तुएं हुए जो जल में तैरते हैं, ठीक है। और ये एक सिक्का है, एक चाबी है और कुछ पत्थर है। तो ये क्या होते हैं, जल में डूब जाते हैं। तो ये वस्तुएं जल में डूबने वाली वस्तुएं, ठीक है। तो इस तरह से हमने देखा कि कुछ जल में तैरती हैं और कुछ वस्तुएं जल में डूब जाती हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा छठवां पॉइंट है पारदर्शिता। उन पदार्थों अथवा सामग्रियों जिनसे होकर वस्तुओं को देखा जा सकता है उन्हें पारदर्शी कहते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे हम ये 3 चित्र देख रहे हो आप, ये है अपारदर्शी। ये जो लड़का खड़ा है वो एक कुछ इस तरह का एक चौड़ा सा पदार्थ लेके खड़ा हुआ है, पदार्थ की बनी चद्दर टाइप की, जैसे कि प्लास्टिक की कुछ सामग्री है। तो इसका चेहरा इस पदार्थ से दिखाई नहीं दे रहा है ना। इस जो पदार्थ से बनी वस्तु है उसके पीछे से दिखाई नहीं दे रहा है ना। और तो इसको क्या बोलेंगे, अपारदर्शी। मतलब वे पदार्थ जिसके आर पार हमें दिखाई नहीं देता अपारदर्शी कहलाता है, ठीक है। जैसे कि क्या है, मैं ये कागज रखी हूँ, ये जो कागज रखा है मैंने, इसके नीचे में मैं ये पेन रख रही हूँ, तो क्या आपको दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है ना। तो ये पेन क्या हुआ, ये कागज क्या हुआ, अपारदर्शी, ठीक है। तो ये कागज क्या हुआ, अपारदर्शी। दूसरा है पारभासी। ये लड़का जो देख रहे हो आप चित्र, ये जो पदार्थ की बनी हुई वस्तु पकड़ा है उसके पीछे से इसका चेहरा दिख तो रहा है पर बिल्कुल स्पष्ट नहीं दिख रहा है ना। तो ये पदार्थ क्या हुआ, पारभासी। यहाँ पे लिखा है मैंने, वे पदार्थ जिनसे होकर वस्तुओं को देख तो सकते हैं परंतु बहुत स्पष्ट नहीं देख सकते, पारभासी कहलाते। और इसका उदाहरण क्या है फ्रेंड्स, आप एक कागज लोगे, उसमें थोड़ी सी तेल डाल दोगे, कुछ बूंदे तेल की, और उसको फैला लोगे। फिर उसके पीछे से आप देखने की कोशिश करोगे कि आर पार दिखता है या नहीं। या फिर ये जो कागज है इसके ऊपर तेल में मतलब डूबा हुआ कागज आप रखोगे, तो ये जो लिखा हुआ है, जो शब्द लिखे हैं वो थोड़े बहुत तो आपको दिखाई देंगे परंतु स्पष्ट दिखाई नहीं देंगे। तो ये जो पदार्थ होते हैं इस टाइप के, वो पारभासी पदार्थ कहलाते हैं, ठीक है। और तीसरा क्या है, पारदर्शी। जो हमने ऊपर देखा पारदर्शिता, तो वे पदार्थ या सामग्री जिससे होकर वस्तुओं को आर पार देखा जा सकता है। तो ये जो लड़का जो इसके पीछे से देख रहा है उसका ये फेस जो है वो पूरी तरह से हमें क्लियर दिख रहा है। तो ये पदार्थ से बना वस्तु क्या हुआ, ये पारदर्शी कहलाएगा, ठीक है। जैसे कि कांच के हम आर पार देख सकते हैं ना, जल के आर पार भी देख सकते हैं। मान लो एक गिलास में आप पानी लोगे तो और उसके आर पार देखना चाहोगे तो हम देख सकते हैं उसको, वो हमें दिखाई देता है। और वायु भी क्या है, वो भी पारदर्शी होती है। और इसी तरह कुछ प्लास्टिक के बने कुछ सामान जो है वो भी पारदर्शी होते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी या सेमी परमिएबल, सेमी ट्रांसपेरेंट बोलते हैं जिसको, ये ट्रांसपेरेंट और ये सेमी ट्रांसपेरेंट हुआ। और ये अपारदर्शी के बारे में जाना। हमने देखा यहाँ पे कि हर पदार्थ की अपनी भिन्न भिन्न दिखावट होती है। इनके जल अथवा अन्य द्रव्यों में मिश्रित होने के आधार पर ये अलग अलग होते हैं। कुछ जो हैं वो जल में तैरते हैं, कुछ डूब जाते हैं, कुछ पारदर्शी, कुछ पारभासी और कुछ अपारदर्शी हो सकते हैं। इस तरह से पदार्थों का उनके गुणों के आधार पर अलग अलग हमने समूह बनाया और जाना कि पदार्थ किस प्रकार के होते हैं ना। और उनकी विभिन्नताओं के आधार पर हमने जाना पदार्थों के बारे में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका ये 4th चैप्टर भी कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट चैप्टर में मतलब 5th चैप्टर में देखेंगे कल। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा और शेयर भी करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, ठीक है फ्रेंड्स। और मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके, बाय और थैंक यू फॉर वॉचिंग।